आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। मेगा मीन्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 1990 से लगा के 2003 तक चला, 13 साल का प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान क्या करते हैं, जितना ह्यूमन का जो जीनोम है, होल जीनोम ह्यूमन का, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सिक्वेंसिंग करते हैं। और उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने बेसिस से टोटल जीन बने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, और कौन से जीन का फंक्शन क्या है, ठीक है। जीन का फंक्शन, जीन का लोकेशन और टोटल नंबर ऑफ जीन, ये सब डिसाइड करते हैं हम इसमें, ठीक है। और इसलिए इसको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इतना सारा चीज पता करना जीनोम के अंदर बहुत ही मुश्किल काम है, और इसलिए इसमें 13 साल लग गए, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 13 साल लग गए। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। तो ये जो प्रोजेक्ट है 1990 से लगा के 2003 तक चला, मतलब ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, 13 ईयर्स प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है कोऑर्डिनेटेड बाई, किसके द्वारा किया गया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया गया, ठीक है। और इसके जो कंट्रीब्यूटर थे वो कौन लोग थे, ठीक है। तो इसके जो कंट्रीब्यूटर थे उसमें जापान था हमारा, ठीक है, फ्रांस था, सॉरी, जर्मन, चाइना एंड अदर्स, ये सब लोग कंट्रीब्यूटर थे। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप बात करते हैं कि ये कितना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो आप ऐसे देख लीजिए कि 3300 बुक चाहिए ह्यूमन जीनोम को नोट डाउन करने के लिए, और प्रत्येक बुक में 1000 पेज होने चाहिए, ठीक है। और हर पेज में 100 वर्ड लिखने की, ठीक है, लेटर क्या स्पेस होना चाहिए। मतलब 3300 बुक चाहिए, कॉपीज, और उसमें प्रत्येक कॉपी में 1000 पेज होने चाहिए, और प्रत्येक पेज में 100 लेटर लिखने की स्पेस होनी चाहिए। तब आप पूरे जीनोम को उसमें क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना बड़ा काम है, ठीक है। और पर बेस को सीक्वेंस करने में जो इसमें पैसा खर्च हुआ, $3, ठीक है, पर बेस। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जीनोम क्या होता है। जीनोम को हम लोग जीन पूल भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, एम्स 2013 में, ठीक है, कि जीन पूल क्या होता है। तो ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। जो हमारे जीनोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो एक प्रकार के क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। उसका पूरा सीक्वेंसिंग करना, ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन जीनोम बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन को इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं,
ठीक है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रियल एंड न्यूक्लियर डीएनए दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। तो ये टोटल जो बेस पेयर हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम या जीन पूल। ठीक है, 6 बिलियन बेस पेयर, इसको हम ह्यूमन जीनोम कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। उसमें आपका जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए दोनों आ जाएगा, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के क्या कहलाएगा, ह्यूमन जीनोम। ठीक है, कोडिंग, नॉन कोडिंग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, और आपका जो है न्यूक्लियर डीएनए, इन सबको मिला लीजिए तो एक हमारा जीनोम हो जाएगा, जिसको हम जीन पूल बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल जो था हमारा, वो था आइडेंटिफाई ऑल 2500 जीन, जितनी जीन है हमारी, ठीक है, सभी जीन को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा मेन गोल था। ठीक है, प्राइमरी गोल था। और क्या था, टू डिटरमाइन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करना हमारा गोल था। और सीक्वेंसिंग करने के बाद इसको स्टोर करना। ठीक है, स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर डेटा। ठीक है, डेटाबेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये हमारा गोल था। ठीक है, जो हमको इंफॉर्मेशन मिली ह्यूमन जीनोम के द्वारा, ठीक है, उसको हम डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर ले। और इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस में जो टूल्स हम यूज करते हैं उनको भी हम इम्प्रूव करें, तो ये हमारा एक गोल था। ठीक है, और क्या गोल था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्या मतलब, हम जीन के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर ली तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंसुलिन जीन पता कर लिया, ठीक है, तो इंसुलिन जीन के बारे में डिटेल हम जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लिए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंसुलिन है, तो उस इंसुलिन जीन का हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कर लिए, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलिन बना लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो डायबिटीज हब है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट है डायबिटीज के, तो हम जीन को आइडेंटिफाई किए और उससे हम क्या किए, इंसुलिन बनाए और सबको इंजेक्शन दिए। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट को। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका गोल क्या था, एड्रेस इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। तो इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यू को भी एड्रेस करना हमारा एक गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, इथिकल मीन्स कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, अनइथिकल वर्क हो रहा है, तो उसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। लीगल, ठीक है, सोशल इश्यूज, समाज में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, लीगल प्रॉब्लम, मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ तो उसको क्या हम
क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल्स को, ठीक है। प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, कोई जो पेरेंट्स हैं अपने चाइल्ड को प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज है, तो इसमें भी वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा, बता रहा है कि हमारे बच्चा नहीं है, ठीक है। तो एक इसके द्वारा क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये जो है यही इनका जो उत्तराधिकारी है, इसको मिलना चाहिए, पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सोशल इशू, इथिकल, ठीक है, लीगल इश्यूज जो है ये सब क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली उससे हम क्या करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए। इसमें टूल्स क्या अप्लाई करते हैं, ये याद रखिएगा, टूल्स। तो इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया गया, और क्या किया गया, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन किया गया, और यूज किए EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर का यूज किया इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि डाटा बहुत बड़ा है, ठीक है। डाटा को हम लोग स्टोर करने के लिए अगर हम कॉपी पे लिखते हैं तो अभी आपको हमने बताया था क्या है, 3300 बुक चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर का यूज किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, और उसमें क्या किया, पूरे सीक्वेंस को, जितने न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस था उसकी सीक्वेंसिंग कर दिया, ठीक है। जितना हमारा बेस पेयर है न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा पूरा डीएनए है, उसकी सीक्वेंसिंग कर दिया, और उसमें EST का यूज करके आइडेंटिफाई किया जीन का लोकेशन, जीन का फंक्शन, और कितनी जीन है ये पता किया, ठीक है। तो ये टूल्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। हम जानेंगे EST के बारे में। अभी आपने देखा ना, टूल्स के रूप में EST को यूज किया गया। EST इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ठीक है। तो ये होता क्या है, EST इसके बारे में जान लीजिए। तो EST क्या होता है, जैसे जो RNA है, मान लीजिए हमारा ये mRNA है, ठीक है। तो RNA का क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। तो जब RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या होगा, 2 RNA बन जाएंगे, या cDNA इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे, ये 2 RNA बन गए, तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 to 3 प्राइम है, तो ये 5 to 3 हो जाएगा, और दूसरा 3 to 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीमेंट्री डीएनए। cDNA को हम लोग कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि cDNA क्या होता है, इसको कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। अब इसको क्या किए कि इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर दिए। तो कट करने के बाद क्या हुआ कि ये फ्रेगमेंट में ऐसे मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेगमेंटेड हो गया आपका cDNA जो है। और फिर इसके जो कोने होते हैं, इसके जो फ्रेगमेंटेड डीएनए होंगे, इसके जो कोने होंगे, यहां से EST derived from ends of cDNA, ये EST बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से कुछ ईएफटी बनाया जाता है। ईएफटी में क्या करते हैं, एमआरएनए को लेते हैं, एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, फिर सीडीएनए बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसको बोलते हैं, और फिर सीडीएनए से क्या होते हैं उसको हम कट कर लेते हैं, और वहाँ जब कटिंग होगा तो कटिंग जहाँ जहाँ से होता है, जहाँ जहाँ पे जीन एक्सप्रेस कर रहे होंगे, तो वहाँ वहाँ के जो जीन होंगे, एक्सप्रेस करने वाले जो जीन होंगे, उसको हम निकाल लेते हैं और उसको यूज करते हैं एज ए ईएफटी। ठीक है, तो उसके जो एंड होंगे, कटिंग एंड, वहां से हम ईएफटी को डेराइव करते हैं। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, सिंपली sequencing of all set of genome including both coding and non-coding region। कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों को इंक्लूड करके हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन करते हैं। तो आपने अभी देखा था कि इसमें जो टूल्स के रूप में यूज करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ईएसटी एंड सीक्वेंस एनोटेशन। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन से हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया और उसके अंदर सीक्वेंस एनोटेशन कर दिया। मान लीजिए कि ये हमने पूरा डीएनए है, तो इस डीएनए को ऐसे सीक्वेंस में, उसके अंदर बहुत लंबा सा पूरा बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे हमने सीक्वेंसिंग कर दिया। तो ये डीएनए की सीक्वेंसिंग कर दिया, तो इसमें आपको पता है कि जीन होंगे हमारे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ पे, मान लीजिए ए जी सी टी, इस प्रकार से दोनों में ऐसे होंगे, ठीक है। अब इसको हम सीक्वेंस एनोटेशन करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं ईएफटी को। आप लोगों को पता है ईएफटी क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है। अब इससे बोलते हैं ईएफटी को कि ये है हमारा जीनोम का सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन है, और तू पढ़ और बता कि जीन कहाँ है, ठीक है। तो ईएफटी क्या करता है, रीड करता है, रीड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड टैग द जीन ऑफ इंटरेस्ट or expressible part of डीएनए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरे इसको पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे जीन मिल गया, ठीक है, तो कोई जीन अगर मान लीजिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, तो ये फटाक से आके यहाँ पे टैग कर लेगा। ईएफटी क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा जीन को और कहेगा कि देखो मिल गया जीन, ठीक है। तो ईएफटी क्या करता है, पूरे होल सेट ऑफ जीनोम को रीड करता है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां मिलेगा, जहां पे जीन मिल जाएगी, वहां पे वो उसको टैग कर लेगा, जिससे साइंटिस्टों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जीन है, ठीक है। तो जीन का लोकेशन, कितनी जीन है, ये सब कौन पता करवाता है, ईएफटी, ठीक है। ईएफटी की हेल्प से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल्स के रूप में अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें हम अपना डीएनए को सीक्वेंस कर देते हैं और फिर ईएफटी को यूज करके जीन को पता लगाते हैं, ठीक है। जीन का लोकेशन और जीन कहाँ है, नंबर ऑफ जीन, ये सारी चीजें पता कर लेते हैं ईएफटी की मदद से। ईएफटी क्या करेगा, वो टैग कर लेता है, जैसे हम लोग फेसबुक में नहीं टैग कर देते हैं, मतलब वो जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ लेगा। ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो एक्सप्रेस कर रहा है उसी को हम जीन बोलते हैं, तो उस जीन को ईएफटी जाके पकड़ लेगा, ठीक है, टैग कर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। तो ये चीज होता है। सेल एंड फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, सेल एंड फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। पहला फीचर तो ये है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में ये पता चला 3164.7
मिलियन बेसिस से हमारा जीनोम जो है, ह्यूमन का जीनोम बना हुआ है। अब उसमें से 30,000 जीन जो है ह्यूमन जीनोम में पाई जाती है, ठीक है। और एवरेज जो जीन है, एवरेज जीन जो है मेड बाई 3000 बेसिस, 3000 बेसिस से एवरेज जीन जो है वो बनी हुई है, ठीक है। और ये जो इतनी टोटल जीन पाई जाती हैं, टोटल जीन जो है जीनोम में 30,000 जीन पाई गई, उसमें से जो एवरेज जीन जो है वो 3000 बेसिस से पाई बनी हुई होती हैं। इसका एक एक्सेप्ट याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन भी आता है, डिस्ट्रॉफिन जीन। डिस्ट्रॉफिन जीन जो है ये 2.4 मिलियन बेसिस से बनी हुई होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉफिन जीन को लार्जेस्ट जीन, ये सबसे बड़ी जीन है, ठीक है। ये मस्कुलर कंट्रोल करने का काम करती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉफिन जीन जो है ये सबसे बड़ी जीन होती है। और उसके अलावा जितनी जो जीन है ये एवरेज 3000 बेसिस से ही बनी हुई है, लेकिन ये जो है 2.4 मिलियन बेस से बनी हुई होती है, लार्जेस्ट जीन बोली जाती है, ठीक है। अब हमको हमारे बॉडी में जीन कितनी है, 30,000 जीन, उसमें से 50% जीन का फंक्शन जो है नॉट नोन, ठीक है। 50% जीन का फंक्शन हमको भी पता ही नहीं है, ठीक है, अभी पता नहीं लग चुका है। दूसरी बात, मैक्सिमम जीन जो है वो किस में पाई जाती है, मैक्सिमम जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 2968 जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। मिनिमम जीन की अगर बात करते हैं, प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ठीक है, 231 जीन। तो ये क्या है, मिनिमम जीन किस में पाई जाएंगी, वाई क्रोमोसोम में, और मैक्सिमम जीन किस में पाई जाती हैं, एक्स क्रोमोसोम में। जितनी जीन है उसका 50% जीन का हमको फंक्शन नहीं पता है, ठीक है। और जो एवरेज जीन है वो बनी हुई होती है 3000 बेसिस से, ठीक है। डिस्ट्रॉफिन जीन को छोड़ दीजिए, डिस्ट्रॉफिन जीन में क्या होता है, सबसे ज्यादा जीन नंबर ऑफ बेसिस पाए जाते हैं। लार्जेस्ट बेसिस से कौन जीन बना हुआ है हमारा, डिस्ट्रॉफिन जीन बना हुआ है। एस एंड पीस, इसको जान लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो हैं आइडेंटिफाई किए, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस, ठीक है। 1.4 मिलियन लोकेशन पता किया साइंटिस्टों ने जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस था, ठीक है। उसको उन्होंने बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पूरे जीनोम के अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन हैं जहां पे सिर्फ सिंगल जीन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम प्रकार का जीन है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सिंगल जीन का अगर डिफरेंस है तो वहाँ पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर सिंगल जीन का डिफरेंस होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे बात ये है कि अगर लेस देन 1% पॉपुलेशन में ऐसा दिखता है, लेस देन 1 पॉपुलेशन में अगर ऐसा दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। और अगर मोर देन 6% पॉपुलेशन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं SNP। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर लार्ज पॉपुलेशन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं SNP। अगर स्मॉल पॉपुलेशन में ऐसा कुछ दिखेगा तो वो म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक जीन का डिफरेंस, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, बाकी सब सेम न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के न्यूक्लियोटाइड मतलब जीन जो हमारा सीक्वेंस होगा न्यूक्लिक एसिड का, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये होता है। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन क्या है भाई? इतना बड़ा हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया और उसका यूज तो हमको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो एप्लीकेशन, इसका जो मेन एप्लीकेशन है तो उसमें हम म्यूटेशन पता करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टडी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मेक बायोफ्यूल, बायोफ्यूल को बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज भी कर लेते हैं, DNA बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, बना लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इंसुलिन, जो इंसुलिन का इंजेक्शन है ये DNA बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, जीन को आइडेंटिफाई किए, देखे कि जीन का सीक्वेंस कैसा होता है, उसको इंडस्ट्री में यूज कर लिए और उसी प्रकार के जीन का हमने यूज करके बहुत सारा इंसुलिन इंजेक्शन बना लिया। ठीक है, तो क्या है कि DNA बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में और बायोफ्यूल का रूप में यूज करके, ठीक है, एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये सब सारी म्यूटेशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। तो ये है एप्लीकेशन। ठीक है।